एक पीढ़ी है, हमारी आपकी पीढ़ी, जिसके बचपन का एक बड़ा हिस्सा एक चश्मे वाले बिखरे बालों वाले लड़के के साथ बीता है। एक ऐसा लड़का जिसके माथे पर बिजली के निशान जैसा एक जख्म था। हम उसके साथ बड़े हुए, उसके साथ हंसे, डरे और उसके साथ उस दुनिया में गए जिसके होने पर हम सब यकीन करना चाहते थे। आज किस्सा उसी लड़के का है, हैरी पॉटर। लेकिन कहानी हॉगवर्ट्स के शानदार हॉल से शुरू नहीं होती, ना ही झाड़ू पर उड़ने से। कहानी शुरू होती है एक घुटन से, एक ऐसी जगह से जिसका नाम था प्रिवेट ड्राइव, मकान नंबर 4। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप नहीं हैं। उसे बताया गया है कि वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और वो रहता है अपनी मौसी और मौसा के घर, डर्सली परिवार। ये वो टिपिकल रिश्तेदार हैं जो शायद हम सबने कहीं न कहीं देखे हैं, जिन्हें इस बात से सख्त नफरत है कि कोई उनसे जरा भी अलग हो। उनके लिए सबसे बड़ी गाली थी अजीब। सब कुछ सामान्य होना चाहिए, और इस सामान्यता के बोझ तले पिस रहा था हैरी। उसका कमरा, सीढ़ियों के नीचे बनी एक छोटी सी दड़बे जैसी अलमारी। जन्मदिन पर तोहफे में उसे मौसा के पुराने मोजे मिलते थे, और उसका कजिन डडली, वो बिगड़ा हुआ, मोटा, हर वक्त शिकायत करने वाला बच्चा जिसे दुनिया के सारे खिलौने और सारा प्यार मिलता था, हैरी के हिस्से आती थी तो बस जिल्लत और अकेलापन। ये वो वक्त था जब हैरी को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं है, वो बस एक बोझ है। लेकिन कुदरत इशारे दे रही थी। कभी मौसी जब जबरदस्ती उसके बाल काट देती तो वो अगली सुबह हूबहू वैसे ही वापस आ जाते। कभी स्कूल में जब डडली और उसके दोस्त उसे दौड़ाते तो वो अचानक एक छत पर पहुंच जाता। और सबसे मजेदार किस्सा तो चिड़ियाघर में हुआ, जब एक शीशे के पीछे बंद ब्राजील का एक विशालकाय सांप उससे बात करने लगता है और हैरी के गुस्से से वो शीशा ही गायब हो जाता है और सांप आजाद। डर्सली परिवार डर जाता था। उन्हें पता था कि ये सब क्या है, लेकिन वो इस सच को कबूल नहीं करना चाहते थे। वो इस चिंगारी को दबा देना चाहते थे। फिर आया हैरी का 11वां जन्मदिन, और उस जन्मदिन से ठीक पहले शुरू हुआ चिट्ठियों का सिलसिला। हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी की तरफ से एक चिट्ठी। हरे रंग की स्याही से लिखा हुआ पता इतना सटीक था कि पढ़कर कोई भी चौंक जाए। मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, 4 प्रिवेट ड्राइव। मौसा वर्णन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने चिट्ठी जला दी। अगले दिन 2 चिट्ठियां आईं, फिर 4, फिर 12, और एक दिन ऐसा आया कि घर के अंदर चिट्ठियों का तूफान आ गया। चिमनी से, दरवाजे के नीचे से, हर जगह से बस वही चिट्ठियां। घबराकर, बौखलाकर वर्नन डर्सली पूरे परिवार को लेकर एक ऐसी जगह भागता है जो शायद दुनिया के नक्शे पर भी ना हो। समंदर के बीच एक चट्टान पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी। उसे लगा यहाँ जादू उसे नहीं ढूंढ पाएगा। कितने नादान थे वो। ठीक जन्मदिन की रात, घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ, और फिर दूसरा, और दरवाज़ा कब्जे से उखड़कर जमीन पर आ गिरा, और उस चौखट पर खड़ा था एक पहाड़ जैसा आदमी। लंबे, उलझे बाल, जंगली दाढ़ी और एक बड़ा सा कोट। वो आदमी अंदर आया, दरवाज़ा वापस अपनी जगह लगाया और अपनी जेब से एक चिपचिपा सा थोड़ा पिचका हुआ केक निकाला, जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे हैरी। उस रात, उस तूफानी समंदर के बीच, उस टूटी झोपड़ी में, रूबियस हैग्रिड नाम के उस शख्स ने हैरी को वो 3 शब्द कहे जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने कहा, हैरी, तुम एक जादूगर हो। ये सुनना और इसे हजम कर लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। हैरी को पता चला कि उसके माँ बाप कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, वो जादूगर थे, और उन्हें मारा था जादू की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खौफनाक विलन ने, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। वो जिसका नाम लेने से आज भी लोग डरते हैं, और किसी चमत्कार से वो उस रात बच गया था, और उस खतरनाक श्राप ने हैरी के माथे पर वो बिजली का निशान छोड़ दिया था। हैग्रिड उसे अपने साथ ले जाता है, और वो पहली बार उस दुनिया में कदम रखता है जो हमेशा से उसकी थी, पर उससे छुपी हुई थी। लंदन की आम सी दिखने वाली सड़कों के बीच एक पब है, द लीकी कॉर्डन, और उस पब के पीछे एक दीवार। हैग्रिड उस दीवार पर अपने गुलाबी छाते से कुछ ईंटों को थपथपाता है, और फिर जो होता है वो हैरी के साथ साथ हम सब के लिए भी एक अजूबा था। ईंटें खिसकने लगती हैं, और एक दरवाज़ा खुलता है एक ऐसी गली में जो किसी सपने जैसी थी। डायगन एली। ये वो पल था, असली जादू से पहली मुलाकात। उड़ती हुई झाड़ुएं, दुकानों पर बिकते हुए अजीबोगरीब सामान, और हर तरफ नोकीली टोपी और लंबे चोगे पहने हुए जादूगर। हैरी के लिए ये सब अविश्वसनीय था। उसे जाना था ग्रिंगॉट्स बैंक, जादूगरों का बैंक, जहां उसे पता चला कि उसके माँ बाप उसके लिए एक पूरी तिजोरी भरकर सोना छोड़ गए थे। जरूर आपकी बात समझ गया। पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाना जरूरी है। मैं आगे इस बात का ध्यान रखूंगा और डैश का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो चलिए किस्से को आगे बढ़ाते हैं। उसी शांत गहरे अंदाज में पिछली बार हमने बात छोड़ी थी एक तूफानी रात पर, एक टूटी फूटी झोपड़ी में, जहां 11 साल के हैरी पॉटर को पहली बार पता चला कि वो एक जादूगर है।
ये सुनना और इसे हजम कर लेना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आप सोचिए उस बच्चे की हालत, जिसे जिंदगी भर यही बताया गया कि तुम किसी लायक नहीं, तुम्हारे माँ बाप शराबी थे और एक एक्सीडेंट में मारे गए, और फिर अचानक कोई आकर कहता है कि नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया था और तुम आम नहीं, बहुत खास हो। हैग्रिड उसे अपने साथ ले जाता है और वो पहली बार उस दुनिया में कदम रखता है जो हमेशा से उसकी थी पर उससे छुपी हुई थी। लंदन की आम सी दिखने वाली सड़कों के बीच एक पब है, द लीकी कॉर्डन, और उस पब के पीछे एक दीवार। हैग्रिड उस दीवार पर अपने गुलाबी छाते से कुछ ईंटों को थपथपाता है और फिर जो होता है वो हैरी के साथ साथ हम सब के लिए भी एक अजूबा था। ईंटें खिसकने लगती हैं और एक दरवाज़ा खुलता है एक ऐसी गली में जो किसी सपने जैसी थी। डायगन एली। ये वो पल था, असली जादू से पहली मुलाकात। उड़ती हुई झाड़ुएं, दुकानों पर बिकते हुए अजीबोगरीब सामान, मेंढक की शक्ल वाली चॉकलेट्स जो सच में फुदकती थीं, और हर तरफ नोकीली टोपी और लंबे चोगे पहने हुए जादूगर। हैरी के लिए ये सब अविश्वसनीय था। वो बच्चा जो डर्सली परिवार के फेंके हुए ढीले ढाले कपड़े पहनता था, आज अपने लिए स्कूल का चोगा खरीदने वाला था। उसे जाना था ग्रिंगॉट्स बैंक, जादूगरों का बैंक जिसे चलाते हैं बौने, जिन्हें गॉब्लिन कहते हैं। वहां जाकर उसे एक और हैरानी होती है, उसके माँ बाप उसके लिए एक पूरी तिजोरी भरकर सोना छोड़ गए थे। वो लड़का जिसके पास कभी जेब खर्च के लिए एक सिक्का नहीं होता था, आज अमीर था, लेकिन ये दौलत उसे खुशी से ज्यादा एक अजीब सी उदासी देती है। ये उन माँ बाप की निशानी थी जिन्हें उसने कभी देखा तक नहीं था। इसी डायगन एली में उसकी मुलाकात होती है अपनी पहली जादुई छड़ी से, ओलिवेंडर्स की दुकान में। कहते हैं कि छड़ी जादूगर को चुनती है, और हैरी को जो छड़ी चुनती है वो कोई आम छड़ी नहीं थी। उसकी कहानी जुड़ी थी उसी विलन से जिसने हैरी की जिंदगी को ऐसा बना दिया था, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। मिस्टर ओलिवेंडर बताते हैं कि इस छड़ी के अंदर फिनिक्स नाम के जादुई पक्षी का पंख है, और इसी फिनिक्स का एक और पंख एक दूसरी छड़ी में था। वो छड़ी जिसने हैरी के माँ बाप को मारा था और जिसने हैरी के माथे पर वो निशान दिया था, वो वोल्डेमॉर्ट की छड़ी थी। किस्मत का खेल देखिए, दोनों दुश्मन एक ही स्रोत से जुड़ी हुई छड़ियों के मालिक थे। खरीदारी होती है, किताबें, चोगे, दूरबीन, तराजू, और सबसे खास तोहफा जो हैग्रिड उसे दिलाता है, एक खूबसूरत बर्फीला उल्लू। हेडविग, हैरी का पहला दोस्त। और फिर आता है वो दिन, 1 सितंबर। उसे पकड़नी थी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस किंग्स क्रॉस स्टेशन से, लेकिन टिकट पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9.5, 9.75। अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म होता है? प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच तो एक दीवार थी। हैरी परेशान था, उसे लगा कि शायद उसके साथ कोई मजाक हुआ है। और यहीं पर एंट्री होती है उस परिवार की जो आगे चलकर हैरी का अपना परिवार बनने वाला था, वीजली परिवार। लाल बालों वाले, थोड़े गरीब लेकिन मोहब्बत से भरे हुए लोग। मिसेस वीजली उसे बताती हैं कि प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच की दीवार से बस गुजर जाना है, और हैरी अपनी ट्रॉली लेकर आंखें बंद करके उस दीवार की तरफ दौड़ लगा देता है, और वो दीवार के पार था, एक ऐसी दुनिया में जहां एक चमचमाती लाल रंग की ट्रेन खड़ी थी जिस पर लिखा था हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। ट्रेन का सफ़र, यहीं पर उसकी दोस्ती की नींव पड़ती है। उसे मिलता है रॉन वीजली, वही लाल बालों वाला लड़का जो अपने बड़े भाइयों के पुराने सामान से काम चला रहा था। और फिर आती है हरमाइनी ग्रेंजर, जिसके बाल झाड़ी जैसे थे और जो आते ही बताने लगती है कि उसे सारी जादुई किताबें मुंह ज़बानी याद हैं। थोड़ी सी नकचढ़ी लेकिन दिल की बहुत अच्छी। इसी ट्रेन में पहली बार हैरी को एहसास होता है कि वो अब अकेला नहीं है, उसके दोस्त बन रहे थे। लोग उसे पहचान रहे थे, उसके माथे का निशान देखकर फुसफुसा रहे थे। वो द बॉय हु लिव्ड था, वो लड़का जो बच गया। सफ़र खत्म होता है और नावों में बैठकर पहली बार वो उस शानदार किले को देखते हैं, हजारों खिड़कियों की रोशनी से जगमगाता हुआ हॉगवर्ट्स। वो जगह जो अगले 7 सालों तक उसका पहला और असली घर बनने वाली थी। एक ठहराव लेकर, लेकिन घर में दाखिला इतना आसान कहाँ होता है। अभी तो सॉर्टिंग हैट का इम्तिहान बाकी था। कौन सा हाउस मिलेगा उसे? बहादुरों का ग्रिफिंडोर, चालाकों का स्लिदरिन, बुद्धिमानों का रेवेनक्लॉ, या फिर वफादारों का हफलपफ? ये तय होना अभी बाकी था, और यहीं से शुरू होनी थी असली कहानी। दोस्ती, दुश्मनी, जादू और एक बड़े खतरे की। मिलेंगे अगले हिस्से में। जरूर पेश है किस्से का अगला भाग। माहौल में थोड़ी गंभीरता और थोड़ा रोमांच घोलते हुए तो नावों का सफ़र खत्म हुआ, और वो सारे 11 साल के बच्चे गीले और ठिठुरते हुए एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाज़ा खुला और सामने थी प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनगॉल, एक सख्त, अनुशासित और तेज नज़र वाली जादूगरनी जिनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो बच्चों को एक इंतजार वाले कमरे में छोड़कर चली गई, और यहीं पर पहली बार माहौल में थोड़ी कड़वाहट घुली।
एक सफ़ेद बालों वाला घमंडी सा लड़का जिसका नाम था ड्रैको मैलफॉय हैरी को दोस्ती का ऑफर देता है, लेकिन उसका अंदाज दोस्ती का नहीं सियासत का था। वो कहता है कि हैरी को सही लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और रॉन वीजली जैसे गलत लोगों से दूर रहना चाहिए। और हैरी, जो जिंदगी में पहली बार अपनी मर्जी से कुछ चुन रहा था, मैलफॉय का वो हाथ झटक देता है। दुश्मनी की नींव उसी दिन पड़ गई थी। खैर, उन्हें बुलाया गया द ग्रेट हॉल में, और वो हॉल आज भी जहन में वैसा का वैसा ताज़ा है। सैकड़ों हजारों मोमबत्तियां जो हवा में तैर रही थीं, 4 लंबी लंबी टेबलें जो 4 हाउस के स्टूडेंट से भरी हुई थीं, और सबसे बड़ी बात, उस हॉल की छत। वो कोई छत नहीं थी, वो एक खुला आसमान था, तारों भरा, बिल्कुल वैसा जैसा बाहर था। हरमाइनी ने अपनी किताब का ज्ञान बघारते हुए बताया कि इस पर जादू किया गया है ताकि ये बाहर के मौसम जैसा दिखे। सामने टीचर्स की टेबल थी और बीच में बैठे थे वो शख्स जिनका चेहरा उस वक्त के हर चॉकलेट फ्रॉक के काट पर था। स्कूल के हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, आधा चांद जैसा चश्मा और आंखों में एक ऐसी चमक जो बताती थी कि ये इंसान आपको पूरा पढ़ सकता है। लेकिन अभी सबकी नज़रें थीं एक पुरानी पैबंद लगी गंदी सी दिखने वाली टोपी पर। उसे एक स्टूल पर रखा गया और अचानक उस टोपी ने गाना गाना शुरू कर दिया। जी हाँ, द सॉर्टिंग हैट। वो टोपी जो बच्चों के दिमाग को पढ़कर ये तय करती थी कि वो किस हाउस में जाएंगे। एक एक करके नाम पुकारे जाने लगे। हरमाइनी ग्रेंजर, जो मन ही मन बुदबुदा रही थी कि उसे रेवेनक्लॉ यानी बुद्धिमानों का हाउस चाहिए, उसे भेजा गया ग्रिफिंडोर में। रॉन वीजली, जिसका पूरा खानदान ग्रिफिंडोर में रहा था, वो भी ग्रिफिंडोर गया। ड्रैको मैलफॉय के सिर पर तो टोपी बस रखी ही गई थी कि उसने चिल्लाकर कहा, स्लिदरिन। चालाकों और धूर्तों का हाउस, जहां से ज्यादातर डार्क विजार्ड्स यानी बुरे जादूगर निकले थे। और फिर नाम पुकारा गया, पॉटर, हैरी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, कानाफूसी होने लगी। वो लड़का जो बच गया था, वो अब यहाँ था। कांपते कदमों से हैरी उस स्टूल पर बैठा। टोपी ने जैसे ही उसके सिर को ढका, उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। टोपी ने कहा, मुश्किल, बहुत मुश्किल। हिम्मत तो बहुत है, दिमाग भी खराब नहीं है, टैलेंट भी है, और हाँ, कुछ साबित करने की ज़बरदस्त प्यास है। ये सब तो तुम्हें महान बना सकता है, तो तुम्हें कहाँ भेजें? हैरी ने मन ही मन सोचा, स्लिदरिन नहीं, प्लीज़ स्लिदरिन नहीं। टोपी ने कहा, स्लिदरिन नहीं? क्या तुम श्योर हो? तुम वहां बहुत नाम कमा सकते हो, महानता का रास्ता वहीं से खुलेगा। लेकिन हैरी अपनी जिद पर अड़ा रहा, प्लीज कुछ भी, लेकिन स्लिदरिन नहीं। और फिर टोपी ने पूरे हॉल के सामने चिल्लाकर फैसला सुनाया, ग्रिफिंडोर। ग्रिफिंडोर की टेबल पर जोरदार तालियां बजी। वीजली भाइयों ने चिल्लाकर उसका स्वागत किया। हैरी को लगा जैसे उसने जिंदगी का पहला इम्तिहान पास कर लिया है। वो उस टेबल पर जाकर बैठ गया जहां अब उसके दोस्त थे। डम्बलडोर ने कुछ अजीब सी बातें कहीं जिन्हें वो कुछ शब्द कहते थे, और फिर मेज पर अचानक जादू से दुनिया के हर तरह के पकवान आ गए। हैरी ने जिंदगी में कभी इतना शानदार खाना एक साथ नहीं देखा था। यहीं उसकी मुलाकात हुई सर निकोलस से, यानी नियरली हेडलेस निक से, ग्रिफिंडोर हाउस के भूत से, जिनकी गर्दन पूरी तरह नहीं कटी थी और थोड़ी सी लटकी रहती थी। सब कुछ एक सपने जैसा था। अच्छा, जादुई, शानदार। लेकिन इसी शानदार माहौल में हैरी की नज़र टीचर्स की टेबल पर बैठे एक प्रोफेसर पर पड़ी। काले बाल, पीला चेहरा, हुक जैसी नाक और एकदम ठंडी खाली आंखें। प्रोफेसर स्नैप। जैसे ही स्नेप की नज़रें हैरी से मिली, हैरी के माथे के उस निशान में एक तेज दर्द उठा। ऐसा दर्द उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और स्नेप की आंखों में हैरी के लिए एक अजीब सी गहरी नफरत थी। बिना किसी वजह के एक ऐसी नफरत जिसका राज खुलने में कई साल लगने वाले थे। खाना खत्म हुआ और पहली बार हैरी अपने हाउस के कॉमन रूम में गया। दीवारों पर लगी तस्वीरों से लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, और फिर वो अपने सोने के कमरे में पहुंचा। 4 खंभों वाला एक बड़ा सा बिस्तर, जिस पर उसका सामान पहले से ही रखा था। उस रात प्रिवेट ड्राइव की सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में सोने वाला लड़का पहली बार एक असली बिस्तर पर सोया। अकेला नहीं, दोस्तों के साथ। एक ऐसी जगह पर जहां उसे कोई बोझ नहीं समझता था। एक ऐसी जगह जिसे वो आखिरकार घर कह सकता था। तो घर मिल गया, दोस्त मिल गए। लेकिन हॉगवर्ट्स सिर्फ इतना ही नहीं था, वो एक भूल भुलैया था। 100 से ज्यादा सीढ़ियां थीं जो हर शुक्रवार को अपनी जगह बदल लेती थीं। कुछ दरवाजे थे जो तब तक नहीं खुलते थे जब तक आप उनसे प्यार से बात न करें, और कुछ दरवाजे तो दरवाजे थे ही नहीं, बस दीवार का एक हिस्सा थे जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए थे। और फिर थे भूत। पीव्स नाम का एक पोलेटरगाइस्ट था जो बच्चों के सिर पर चाक के टुकड़े फेंकता था और उनकी नाक से कालीन खींच लेता था। इस अजीबोगरीब स्कूल में क्लासें शुरू हुईं।
एक क्लास थी हर्बोलॉजी की, जहां उन्हें अजीबोगरीब चिल्लाने वाले पौधों के बारे में पढ़ाया जाता था। एक थी प्रोफेसर फ्लिटविक की चार्म्स की क्लास, जहां वो चीज़ों को हवा में उड़ाने का मंत्र सीख रहे थे, विंगार्डियम लेवियोसा। और एक थी ट्रांसफिग्रेशन की क्लास प्रोफेसर मैकगॉनगॉल की, जहां एक छोटी सी भी गलती पर वो आपको घूर कर देखती थीं और आपको लगता था कि आप खुद एक चूहे में बदल जाएंगे। लेकिन एक क्लास थी जो इन सबसे अलग थी, तहखाने की एक ठंडी अंधेरी क्लास, पोशंस की क्लास। और इसे पढ़ाते थे प्रोफेसर सेवरस स्नैप। स्नेप ने पहले दिन आते ही साबित कर दिया कि वो हैरी से कितनी नफरत करते हैं। उन्होंने क्लास में आते ही हैरी पर सवालों की बौछार कर दी, ऐसे सवाल जिनका जवाब पहली क्लास के किसी बच्चे को पता नहीं हो सकता था। जब हैरी जवाब नहीं दे पाया तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती की। रॉन ने हैरी का साथ देने की कोशिश की तो उसके भी नंबर काट लिए। ये एक पहेली थी। हैरी ने तो स्नेप को कभी देखा तक नहीं था, फिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करते थे? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब बहुत गहरा और बहुत दर्दनाक था, और वो इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं था। खैर, वो दिन भी आया जिसका सबको इंतजार था। पहली फ्लाइंग क्लास, झाड़ू पर उड़ने की क्लास। सारे बच्चे मैदान में अपनी अपनी झाड़ू के साथ खड़े थे। मैडम हूच, जिनकी आंखें बाज जैसी तेज थीं, उन्होंने कहा, झाड़ू के पास खड़े हो जाओ और जोर से बोलो, अप। हैरी ने अपनी झाड़ू को देखा और कहा, अप, और झाड़ू उछलकर सीधे उसके हाथ में आ गई, पहली ही बार में। रॉन की झाड़ू ने थोड़ा नखरा दिखाया और हरमाइनी की झाड़ू तो जमीन से हिली तक नहीं। शायद किताबें रटने से झाड़ू काबू में नहीं आती। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। नेविल लॉन्गबॉटम, एक भोला भाला, सब कुछ भूल जाने वाला लड़का, अपनी झाड़ू पर काबू नहीं रख पाया और हवा में उड़ गया और फिर धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी कलाई टूट गई। मैडम हूच उसे हॉस्पिटल विंग ले गईं और जाने से पहले सख्त हिदायत दी, कोई भी अपनी झाड़ू को हाथ नहीं लगाएगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उनके जाते ही ड्रेको मैल्फॉय ने अपनी असलियत दिखाई। नेविल की एक जादुई चीज रिमेम्ब्रॉल नीचे गिरी थी। मैल्फॉय ने उसे उठाया और मजाक उड़ाने लगा। हैरी ने कहा, मैल्फॉय, उसे वापस दो। मैल्फॉय हंसा और झाड़ू पर बैठकर हवा में उड़ गया। उसने ऊपर से चिल्लाकर कहा, हिम्मत है तो आकर ले लो पॉटर। और यहीं पर हैरी ने वो किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर जो सही और गलत की समझ थी उसने उसे मजबूर कर दिया। उसने टीचर की चेतावनी को नज़रअंदाज किया। वो अपनी झाड़ू पर बैठा और एक जोर की किक मारी, और वो हवा में था। ये उड़ना वैसा नहीं था जैसा उसने सपनों में सोचा था। ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर था। हवा उसके बालों से टकरा रही थी। उसे अपने शरीर के हर हिस्से पर पूरा कंट्रोल महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे वो हमेशा से यही करने के लिए बना है। माल्फॉय ने वो रिमेम्ब्रॉल पूरी ताकत से फेंका। एक शीशे की छोटी सी गेंद जो सैकड़ों फीट दूर एक दीवार से टकराकर चकनाचूर हो सकती थी। लेकिन हैरी ने अपनी झाड़ू को एक रेसिंग कार की तरह नीचे की तरफ मोड़ा और जमीन से बस कुछ इंच ऊपर उसने उस गेंद को अपने हाथ में पकड़ लिया। एक शानदार कैच। सब बच्चे तालियां बजा रहे थे। लेकिन तभी एक तेज गुस्से वाली आवाज आई, हैरी पॉटर। प्रोफेसर मैकगॉनगॉल, वो सब कुछ देख चुकी थीं। उनका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ। पूरे स्कूल को लगा हैरी गया, पहले ही हफ्ते में स्कूल से निकाला जाएगा। रॉन और हरमाइनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। माल्फॉय घमंड से मुस्कुरा रहा था। मैकगॉनगॉल उसे एक क्लासरूम में ले गईं। वहां एक लड़का पहले से बैठा था, ओलिवर वुड। मैकगॉनगॉल ने हैरी की तरफ देखे बिना वुड से कहा, वुड, मैंने तुम्हारे लिए एक नया सीकर ढूंढ लिया है। हैरी को कुछ समझ नहीं आया। सीकर? ये क्या होता है? तब पता चला, हॉगवर्ट्स में एक खेल होता है, जादूगरों का क्रिकेट समझ लीजिए, क्विडिच। 7 खिलाड़ी झाड़ू पर उड़ते हुए खेलते हैं और सीकर टीम का सबसे जरूरी खिलाड़ी होता है, जिसे एक छोटी सी अखरोट के बराबर पंखों वाली सुनहरी गेंद को पकड़ना होता है, द गोल्डन स्निच। उसे पकड़ने पर टीम को 150 पॉइंट मिलते हैं और मैच खत्म हो जाता है। प्रोफेसर मैगनगॉल ने हैरी की सजा नहीं दी। उन्होंने उसके अंदर का टैलेंट देखा था। वो इतना अच्छा उड़ा था कि उन्होंने नियम तोड़कर उसे पहली क्लास में ही ग्रिफिंडोर की क्विडिच टीम में शामिल कर लिया। इतिहास में ऐसा पिछले 100 सालों में नहीं हुआ था। वो लड़का जिसे लगता था कि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, आज उसे एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसमें वो माहिर था। वो सिर्फ द बॉय हु लिव्ड नहीं था, वो एक नेचुरल फ्लायर था, एक जन्मजात सीकर। एक गहरी सांस लेकर ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन बहुत जरूरी जीत थी, क्योंकि आने वाले वक्त में हॉगवर्ट्स के गलियारों में एक बहुत बड़ा खतरा जागने वाला था। एक 3 सिर वाला कुत्ता, एक राज और एक पत्थर। कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली थी। तो क्विडिच टीम में जगह मिल गई। इसका मतलब था सुबह सुबह प्रैक्टिस। ओलिवर वुड, जो टीम का कैप्टन था, वो हैरी को खेल के नियम समझाता।
दो तरह की गेंदें थीं, ब्लजर जो लोहे की भारी गेंदें थीं और अपने आप खिलाड़ियों की तरफ हमला करती थीं। एक लाल रंग की गेंद थी क्वाफल, जिसे गोल पोस्ट में डालकर 10 पॉइंट मिलते थे, और फिर थी वो छोटी सी पंखों वाली तेज रफ्तार सुनहरी गेंद गोल्डन स्निच, जिसे पकड़ने पर सीकर को 150 पॉइंट मिलते और मैच वहीं खत्म हो जाता। हैरी को पता चल गया था कि ये खेल उसके खून में है। क्लासों का दौर जारी था। हैरी और रॉन अब पक्के दोस्त बन चुके थे, लेकिन हरमाइनी ग्रेंजर अभी भी उनसे थोड़ी अलग थलग ही रहती थी। उसकी एक आदत थी, वो हर किसी को ये बताती थी कि वो गलत हैं और सही तरीका क्या है। एक दिन चार्म्स की क्लास में रॉन विंगार्डियम लेवियोसा मंत्र का सही उच्चारण नहीं कर पा रहा था। हरमाइनी ने उसे सबके सामने टोक दिया। रॉन को बहुत बुरा लगा और उसने क्लास के बाद हैरी से कहा कि हरमाइनी का कोई दोस्त क्यों नहीं है, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं। हरमाइनी ने ये सुन लिया और रोते हुए लड़कियों के बाथरूम में चली गई। शाम को हैलोवीन की दावत थी। पूरा ग्रेट हॉल कद्दू और मोमबत्तियों से सजा हुआ था। सब खुश थे, लेकिन तभी हॉल का दरवाज़ा खुला और प्रोफेसर क्विरेल भागते हुए अंदर आया। उसकी पगड़ी एक तरफ झुकी हुई थी और चेहरे पर खौफ था। उसने चिल्लाकर कहा, ट्रोल इन द डंजन्स? सोचा आपको बता दूं, और ये कहकर वो वहीं बेहोश हो गया। पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई। डम्बलडोर ने सबको अपने अपने कॉमन रूम में जाने का आदेश दिया, लेकिन तभी हैरी और रॉन को याद आया। हरमाइनी, वो लड़कियों के बाथरूम में रो रही थी और उसे ट्रोल के बारे में कुछ नहीं पता था, और वो बाथरूम तहखाने के पास ही था। एक पल के लिए दोनों झिझके, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वजह से हरमाइनी की जान खतरे में थी। वो चुपके से टीचर्स की भीड़ से निकलकर बाथरूम की तरफ भागे। वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे गंदे मोजे और पब्लिक टॉयलेट की मिली जुली गंध, और फिर उन्होंने उसे देखा। 12 फीट का विशालकाय, पत्थर की तरह दिखने वाला ट्रोल। उसके हाथ में एक लकड़ी का भारी क्लब था, जिसे वो जमीन पर घसीट रहा था। वो उसी बाथरूम में घुस रहा था जहां हरमाइनी थी। अंदर से हरमाइनी की चीख सुनाई दी। हैरी ने बिना सोचे समझे एक नल से टूटी पाइप उठाई और दीवार पर फेंक दी। ट्रोल का ध्यान भटका। उसने हरमाइनी को छोड़कर हैरी को देखा। अब हैरी और रॉन ने वो किया जो सिर्फ दोस्ती के लिए किया जा सकता था। हैरी दौड़कर ट्रोल की पीठ पर चढ़ गया और अपनी जादुई छड़ी उसकी नाक में घुसा दी। ट्रोल दर्द से चिल्लाया और अपना क्लब हवा में घुमाने लगा। रॉन को हरमाइनी की आवाज़ याद आई। उसने अपनी छड़ी उठाई और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, विंगार्डियम लेवियोसा। ट्रोल के हाथ से वो भारी क्लब छूटा, हवा में कुछ पल के लिए लटका और फिर धड़ाम से उसी के सिर पर आकर गिरा। ट्रोल एक झटके के साथ जमीन पर ढेर हो गया। तभी वहां प्रोफेसर मैकगोनगॉल, स्नेप और क्विरेल पहुंच गए। मैकगोनगॉल का चेहरा गुस्से से लाल था। वो हैरी और रॉन को सजा देने ही वाली थी कि हरमाइनी बोली, ये मेरी गलती थी प्रोफेसर। मैं ट्रोल को खुद ढूंढने निकली थी। मैंने किताबों में उसके बारे में पढ़ा था और मुझे लगा कि मैं उसे अकेले संभाल लूंगी। अगर हैरी और रॉन मुझे ढूंढने नहीं आते तो मैं मर जाती। ये एक सफ़ेद झूठ था, लेकिन उस एक झूठ ने सब कुछ बदल दिया। प्रोफेसर मैकगोनगॉल हैरान थीं, पर उन्होंने हरमाइनी की बात मान ली। उस दिन के बाद वो सिर्फ क्लास के बच्चे नहीं थे, वो दोस्त थे, पक्के दोस्त। कुछ दिनों बाद ग्रिफिंडोर का पहला क्विडिच मैच था स्लिदरिन के खिलाफ। पूरा स्कूल स्टेडियम में था। मैच शुरू हुआ और हैरी ने सबको दिखा दिया कि वो कितना शानदार खिलाड़ी है, लेकिन तभी जब वो स्निच के पीछे जा रहा था, उसकी झाड़ू ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वो बुरी तरह कांपने लगी, जैसे उसे फेंक देना चाहती हो। हैरी किसी तरह झाड़ू को पकड़े हुए था, लेकिन उसका कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया था। नीचे जमीन पर हरमाइनी घबरा गई। उसने दूरबीन से भीड़ को देखना शुरू किया और फिर उसकी नज़र प्रोफेसर स्नेप पर पड़ी। स्नेप लगातार हैरी को घूर रहे थे और उनके होंठ हिल रहे थे। वो कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे। हरमाइनी समझ गई। स्नेप हैरी की झाड़ू पर श्राप लगा रहे थे। उसने रॉन से कहा और बिना एक पल गंवाए वो टीचर्स वाले स्टैंड की तरफ भागी। वो चुपके से स्नेप के पीछे पहुंची, अपनी छड़ी से एक छोटा सा मंत्र पढ़ा और स्नेप के चोगे के निचले हिस्से में नीले रंग की आग लगा दी। आग लगने से स्नेप का ध्यान टूटा। हैरी की झाड़ू पर से श्राप का असर खत्म हो गया। उसने तुरंत झाड़ू पर कंट्रोल वापस पाया और स्निच की तरफ झपटा। वो इतनी तेजी से गया कि उसने स्निच को पकड़ने की जगह लगभग निगल ही लिया और ग्रिफिंडोर मैच जीत गया। बाद में तीनों दोस्त हैग्रिड की झोपड़ी में गए और उसे बताया कि उन्हें स्नेप पर शक है। उन्होंने बताया कि कैसे स्नेप की नज़र मिलते ही हैरी के निशान में दर्द होता है और कैसे उसने क्विडिच मैच में उसे मारने की कोशिश की। हैग्रिड को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि स्नेप भले ही खड़ूस है, पर ऐसा नहीं कर सकता। बातों बातों में हैग्रिड के मुंह से एक राज निकल गया। उसने बताया कि जिस दिन वो हैरी को ग्रिंगॉट्स बैंक ले गया था, उसी दिन वहां से कोई चीज़ निकाली गई थी और वो चीज़ अब हॉगवर्ट्स में महफूज है।
उसने बताया कि स्कूल के तीसरे माले के गलियारे में जो जाने से मना है वहां उस चीज की हिफाजत हो रही है, और उसकी हिफाजत कर रहा है हैग्रिड का पालतू 3 सिर वाला कुत्ता फ्लफी। और फिर हैग्रिड ने एक और नाम लिया जिसके बारे में तीनों ने पहले कभी नहीं सुना था, निकोलस फ्लैमिल। अब हैरी, रॉन और हरमायनी के पास एक नई पहेली थी। आखिर वो कौन सी चीज थी जिसे एक 3 सिर वाले कुत्ते से बचाए जाने की जरूरत थी, और इस सब में स्नेप का क्या लेना देना था, और ये निकोलस फ्लैमिल कौन था? अब इन तीनों दोस्तों के सामने एक ही सवाल था, एक ही नाम, निकोलस फ्लैमिल। उन्होंने तय कर लिया कि वो इसका राज जानकर रहेंगे, और हॉगवर्ट्स में राज जानने की सबसे अच्छी जगह थी लाइब्रेरी। वो अपना सारा खाली वक्त लाइब्रेरी में बिताने लगे, मोटी मोटी धूल भरी किताबें खंगालते, उम्मीद करते कि किसी पन्ने पर ये नाम मिल जाए। लेकिन फ्लैमिल का नाम कहीं नहीं था। वो लगभग हार मानने ही वाले थे। देखते देखते क्रिसमस की छुट्टियां आ गईं। हॉगवर्ट्स बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गया। ज्यादातर बच्चे अपने घर चले गए, हरमायनी भी। रॉन भी अपने परिवार के पास जा रहा था। हैरी ने पहली बार हॉगवर्ट्स में ही रुकने का फैसला किया। प्रिवेट ड्राइव वापस जाने का तो सवाल ही नहीं था, और हॉगवर्ट्स अब उसका असली घर था। क्रिसमस की सुबह हैरी जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास तोहफों का एक छोटा सा ढेर लगा हुआ है। वो हैरान रह गया। जिंदगी में पहली बार उसे किसी ने क्रिसमस पर तोहफे दिए थे। मिसेस वीजली ने उसके लिए एक स्वेटर और कुछ मिठाइयां भेजी थीं। हैग्रिड ने हाथ से बनी एक लकड़ी की बांसुरी दी थी। लेकिन एक तोहफा था जो सबसे अलग था। वो बहुत ही करीने से पैक किया हुआ था। अंदर से निकला एक कपड़ा, एक अजीब सा चांदी जैसा मुलायम कपड़ा जो पानी की तरह बहता हुआ महसूस हो रहा था। उसके साथ एक चिट्ठी थी जिस पर किसी का नाम नहीं था। बस इतना लिखा था, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले ये मेरे पास छोड़ी थी। अब ये तुम्हारी है, इसका सही इस्तेमाल करना। रॉन ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो एक अदृश्य होने वाला चोगा, इनविजिबिलिटी क्लोक था। एक बेहद दुर्लभ और कीमती जादुई चीज जिसे ओढ़ने के बाद इंसान पूरी तरह गायब हो जाता था। उसी रात हैरी ने चोगे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसका मिशन वही पुराना था, निकोलस फ्लैमिल के बारे में जानना। वो चोगा ओढ़कर, हाथ में लालटेन लेकर चुपचाप ग्रिफिंडोर कॉमन रूम से निकला और लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन की तरफ चल पड़ा। ये वो हिस्सा था जहां खतरनाक जादू और डार्क आर्ट्स की किताबें रखी थीं और जहां बच्चों का जाना मना था। उसने एक किताब खोली तो किताब जोर जोर से चीखने लगी। घबराकर हैरी ने उसे बंद किया और भागने लगा। लेकिन किताब की चीख ने स्कूल के केयरटेकर फिल्च को चौकन्ना कर दिया था। हैरी को फिल्च और स्नेप के कदमों की आहट सुनाई दी जो उसी की तलाश में आ रहे थे। वो भागता रहा, गलियारों में भटकता रहा। एक दरवाज़ा खुला देखकर वो बचने के लिए उसके अंदर घुस गया। वो एक इस्तेमाल में न आने वाला क्लासरूम था। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शानदार आईना रखा था। उसके फ्रेम पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। हैरी ने सोचा कि वो थोड़ी देर यहाँ छिपकर वापस चला जाएगा, लेकिन फिर उसकी नज़र आईने में पड़े अपने अक्स पर गई। वो आईने में अकेला नहीं था। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसकी हरी आंखें बिल्कुल हैरी जैसी थीं। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके साथ एक आदमी खड़ा था जिसके बाल भी हैरी की तरह बिखरे हुए थे। उसने अपना हाथ हैरी के कंधे पर रखा। हैरी ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो फिर आईने में देखने लगा। वो उसके माँ बाप थे, और सिर्फ वही नहीं, उनके पीछे दादा दादी, नाना नानी, पूरा खानदान खड़ा था। वो सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। हैरी ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने परिवार को देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और घंटों तक उन्हें देखता रहा। अगली रात वो फिर गया, इस बार रॉन को साथ लेकर। उसने रॉन से कहा कि वो उसे उसका परिवार दिखाएगा। लेकिन जब रॉन ने आईने में देखा तो उसे हैरी का परिवार नहीं दिखा। उसे दिखा कि वो अकेला खड़ा है, बाकियों से लंबा और ज्यादा हैंडसम। वो स्कूल का हेड बॉय बना हुआ था और हाथ में क्विडिच का कप पकड़े हुए था। वो सब बन गया था जो उसके काबिल भाई पहले ही बन चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि ये आईना हर किसी को वो दिखाता है जो वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। तीसरी रात जब हैरी फिर से उस आईने के सामने बैठा था तो उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी, तो तुम भी इस आईने के जादू में फंस गए। वो प्रोफेसर डम्बलडोर थे। डम्बलडोर ने उसे बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने बताया कि इस आईने का नाम है एरिस्ट का आईना, द मिरर ऑफ एराइस्ट। उन्होंने समझाया कि ये हमें कुछ नहीं देता, ना ही कोई ज्ञान, ना ही कोई सच। ये सिर्फ हमारे दिल की सबसे गहरी, सबसे बेचैन कर देने वाली ख्वाहिश दिखाता है। उन्होंने हैरी को चेताया कि इंसान इसके सामने अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वो सपनों में जीना शुरू कर देता है और असल जिंदगी को भूल जाता है। उन्होंने कहा कि कल से ये आईना एक नई जगह पर भेज दिया जाएगा। छुट्टियां खत्म हुई। हरमायनी वापस आ गई। निकोलस फ्लैमिल की खोज फिर से शुरू हुई, और फिर एक दिन बिल्कुल अचानक उसका जवाब मिल गया।
हैरी स्टेशन से लौटते हुए चॉकलेट फ्रॉग खरीद रहा था। उसने कार्ड निकाला जिस पर डम्बलडोर की तस्वीर थी और कार्ड के पीछे उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा था। प्रोफेसर डम्बलडोर को उनके साथी निकोलस फ्लैमेल के साथ कीमियागिरी एल्केमी में किए गए काम के लिए जाना जाता है। उन्हें नाम मिल गया था। हरमायनी दौड़कर अपने कमरे से एक भारी सी किताब ले आई जो उसने हल्के फुल्के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से ली थी। उस किताब में लिखा था, निकोलस फ्लैमेल इतिहास के एकमात्र ज्ञात पारस पत्थर फिलोसोफर स्टोन के निर्माता हैं। और फिर सारी कड़ियां जुड़ गईं। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर जो किसी भी धातु को सोना बना सकता है और अमृत एलिक्सिर ऑफ लाइफ बना सकता है, जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता है। अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी। वो छोटी सी चीज जिसकी हिफाजत फ्लफी कर रहा था वो पारस पत्थर ही था। इसीलिए स्नेप उसे चुराना चाहता था। वो उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लिए चुराना चाहता था। वो चाहता था कि वोल्डेमॉर्ट उस अमृत को पीकर वापस अपनी पूरी ताकत में लौट आए और अमर हो जाए। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और साफ नजर आ रहा था। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तस्वीर साफ थी। एक पारस पत्थर, एक 3 सिर वाला कुत्ता और एक प्रोफेसर जो उस पत्थर को चुराकर अपने आका लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को वापस लाना चाहता था। हैरी, रॉन और हरमायनी के लिए अब हॉगवर्ट्स सिर्फ जादू सीखने की जगह नहीं रह गया था। वो एक जिम्मेदारी बन गया था। उन्हें लगता था कि डम्बलडोर के अलावा सिर्फ वही हैं जो इस राज को जानते हैं। उन्होंने प्रोफेसर स्नेप पर नजर रखनी शुरू कर दी। हर वक्त वो देखते कि स्नेप हर किसी से अजीब तरह से पेश आ रहा था, खासकर उस हकलाने वाले सीधे सादे प्रोफेसर क्विरेल से जो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाता था। उन्हें लगा कि स्नेप क्विरेल को डरा धमकाकर अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। एक दिन तो हैरी ने स्नेप को क्विरेल से बात करते हुए सुना भी। वो किसी तरह उस 3 सिर वाले कुत्ते को पार करने का तरीका पूछ रहा था। स्नेप का शक और गहरा होता जा रहा था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया, और वो मोड़ आया हैग्रिड की तरफ से। तीनों दोस्त अक्सर हैग्रिड की झोपड़ी में जाते थे। एक दिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी के सारे पर्दे लगे हुए थे। ये अजीब था क्योंकि हैग्रिड हमेशा दरवाज़ा खुला रखता था। अंदर गए तो देखा कि आग पर एक बड़ा सा केतली चढ़ी हुई है और हैग्रिड बहुत घबराया हुआ सा लग रहा था। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो हैग्रिड ने उन्हें कुछ दिखाया। आग के बीच में रखा था एक बहुत बड़ा काला अंडा। हरमायनी ने तुरंत पहचान लिया, वो एक ड्रैगन का अंडा था। हैग्रिड की एक कमजोरी थी, उसे खतरनाक और विशालकाय जानवर पालने का शौक था, और ड्रैगन पालना तो जादू की दुनिया में भी एक संगीन जुर्म था। हैग्रिड ने बताया कि उसने ये अंडा एक अजनबी से पब में जुए में जीता था। वो बहुत खुश था, जैसे उसके घर बच्चा होने वाला हो। तीनों ने उसे बहुत समझाया कि ये खतरनाक है, लेकिन हैग्रिड सुनने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद वो अंडा चटकने लगा और उसमें से निकला एक छोटा सा बदसूरत काले रंग का जीव। वो किसी पिचके हुए छाते जैसा दिख रहा था जिसके चमगादड़ जैसे पंख थे। वो एक नॉर्वेजियन रिजबैक ड्रैगन था। हैग्रिड ने उसका नाम रखा नॉर्बर्ट। नॉर्बर्ट जितना छोटा था उतना ही खतरनाक था। वो छींकता था तो उसकी नाक से आग की चिंगारियां निकलती थीं। कुछ ही हफ्तों में वो काफी बड़ा हो गया और उसे संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन उसने रॉन का हाथ भी काट लिया, और ड्रैगन के काटने का जहर बहुत खतरनाक होता था। अब ये साफ था कि नॉर्बर्ट को वहां नहीं रखा जा सकता। रॉन ने एक आइडिया दिया। उसने अपने बड़े भाई चार्ली को चिट्ठी लिखी, जो रोमानिया में ड्रैगन्स पर स्टडी करता था। चार्ली मान गया। उसने कहा कि उसके कुछ दोस्त अगले हफ्ते कुछ सामान लेने आ रहे हैं, वो नॉर्बर्ट को अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने दिन और वक्त तय किया। आधी रात। हॉगवर्ट्स का सबसे ऊंचा टावर, एस्ट्रोनॉमी टावर। लेकिन एक और मुसीबत थी। ड्रेको मैल्फॉय को नॉर्बर्ट के बारे में पता चल गया था। उसने उन्हें पकड़वाने की धमकी दी। वो रात आई। हैरी और हरमायनी ने हैग्रिड की मदद से नॉर्बर्ट को एक बड़े से बक्से में बंद किया। फिर हैरी और रॉन के अदृश्य होने वाले चोगे के नीचे छिपकर वो उस भारी बक्से को लेकर एस्ट्रोनॉमी टावर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। वो टावर पर पहुंचे। चार्ली के दोस्त आए और नॉर्बर्ट को ले गए। हैरी और हरमायनी को लगा कि सबसे बड़ी मुसीबत टल गई। वो राहत की सांस लेकर नीचे उतर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरे, सामने स्कूल का केयरटेकर फिल्च खड़ा था। वो पकड़े गए, और उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि वो जल्दबाजी में अपना अदृश्य होने वाला चोगा टावर पर ही भूल आए थे। मैल्फॉय ने फिल्च को खबर कर दी थी, लेकिन वो खुद भी पकड़ा गया क्योंकि वो भी रात में बाहर घूम रहा था। अगले दिन प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया।
वो इतनी गुस्से में थीं जितनी किसी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने तीनों की सज़ा के तौर पर ग्रिफिंडोर के 150 हाउस पॉइंट्स काट लिए, 50 हैरी के, 50 हरमाइनी के और 50 रॉन के। ये एक बहुत बड़ी सज़ा थी। 150 पॉइंट्स का मतलब था कि ग्रिफिंडोर, जो हाउस कप जीतने की दौड़ में सबसे आगे था, अब सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गया था। पूरे ग्रिफिंडोर हाउस में हैरी, रॉन और हरमाइनी से कोई बात नहीं कर रहा था। वो रातों रात हीरो से विलन बन गए थे। हैरी की जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि इससे अच्छा तो प्राइवेट ड्राइव ही था। लेकिन सज़ा अभी खत्म नहीं हुई थी। पॉइंट्स कटने के अलावा उन्हें डिटेंशन भी मिला था और उनकी सज़ा तय हुई हॉगवर्ट्स के मनहूस जंगल यानी फॉरबिडन फॉरेस्ट में, वो जंगल जहां जाने की हर स्टूडेंट को सख्त मनाही थी। चलिए किस्से की अगली कड़ी को जोड़ते हैं। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी के लिए सब कुछ बदल गया था। ये सिर्फ स्कूल का कोई राज नहीं था, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। उन्हें यकीन था कि स्नैप वोल्डेमॉर्ट के लिए पारस पत्थर चुराने की फिराक में है और वो उसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे भरोसेमंद बड़े हैग्रिड से बात करने की सोची। वो तीनों भागते हुए उसकी झोपड़ी तक पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने हैग्रिड को स्नेप और पारस पत्थर के बारे में बताया तो हैग्रिड ने उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा, बकवास, प्रोफेसर स्नैप हॉगवर्ट्स के टीचर हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और रही बात पत्थर की, तो वो डंबलडोर की निगरानी में है। दुनिया में उससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। तीनों दोस्त निराश होकर लौट आए। उन्हें समझ आ गया था कि कोई भी बड़ा उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब जो भी करना था उन्हें खुद ही करना था। इसी बीच हफ्तों बीतते गए। क्विडिच का फाइनल मैच नजदीक आ रहा था, लेकिन हैरी का ध्यान खेल से ज्यादा स्नेप की हरकतों पर था। वो हर वक्त उस पर नजर रखने की कोशिश करता। एक दिन उन्हें हैग्रिड की झोपड़ी से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब वो अंदर गए तो देखा कि हैग्रिड ने आग पर एक बहुत बड़ा काला अंडा रखा हुआ है। वो एक ड्रैगन का अंडा था। हॉगवर्ट्स में ड्रैगन पालना सख्त मना और गैरकानूनी था। हैग्रिड ने बताया कि उसने ये अंडा एक अजनबी से पब में जीता था। कुछ ही दिनों में अंडा चटका और उसमें से एक नन्हा सा ड्रैगन निकला। हैग्रिड ने उसका नाम नॉर्बर्ट रखा। लेकिन नॉर्बर्ट तेजी से बड़ा होने लगा और आग उगलने लगा। उसे छिपाकर रखना नामुमकिन होता जा रहा था। हरमाइनी को एक तरकीब सूझी। उसने रॉन के बड़े भाई चार्ली को खत लिखा, जो रोमानिया में ड्रैगन पर रिसर्च करता था। चार्ली नॉर्बर्ट को ले जाने के लिए तैयार हो गया। प्लान बना कि आधी रात को स्कूल के सबसे ऊंचे टावर से चार्ली के दोस्त आकर नॉर्बर्ट को ले जाएंगे। उस रात हैरी और हरमाइनी रॉन की मदद से अदृश्य होने वाले चोगे के नीचे छिपकर नॉर्बर्ट को टावर तक ले गए। उन्होंने नॉर्बर्ट को सुरक्षित विदा कर दिया, लेकिन जब वो नीचे उतर रहे थे तो पकड़े गए। उन्होंने अपना चोगा टावर पर ही छोड़ दिया था और उन्हें पकड़ने वाला स्कूल का केयरटेकर फिल्च था। पता चला कि ड्रेको मैल्फॉय ने उन्हें देख लिया था और फिल्च को खबर कर दी थी। सज़ा के तौर पर हैरी, हरमाइनी, नेविल, जो उन्हें चेतावनी देने आया था, और मैल्फॉय चारों को निषिद्ध जंगल फॉरबिडन फॉरेस्ट में भेजा गया। उनकी सज़ा थी हैग्रिड के साथ जंगल में जाकर एक जख्मी यूनिकॉर्न को ढूंढना। जंगल भयानक और अंधेरा था। हर तरफ अजीब सी आहटें आ रही थीं। हैग्रिड ने उन्हें 2 टीमों में बांट दिया। हैरी मैल्फॉय के साथ गया। चलते चलते अचानक उन्हें वो यूनिकॉर्न दिखा। वो जमीन पर मरा पड़ा था और उसके ऊपर एक साए जैसी काली आकृति झुकी हुई थी जो उसका खून पी रही थी। ये नज़ारा इतना भयानक था कि मैल्फॉय चीखकर भाग गया। वो काली आकृति हैरी की तरफ बढ़ी। हैरी डर के मारे जम गया। उसके माथे का जख्म बुरी तरह जलने लगा। वो बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि अचानक एक सेंटोर, आधा इंसान आधा घोड़ा, वहां आया और उस आकृति को भगा दिया। सेंटोर, जिसका नाम फिरेंस था, ने हैरी को उठाया। उसने बताया कि यूनिकॉर्न का खून पीना एक घिनौना काम है। उसका खून आपको जिंदगी तो दे सकता है, लेकिन एक शापित जिंदगी। ऐसा काम वही कर सकता है जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो और जो बस किसी तरह जिंदा रहना चाहता हो, जब तक कि वो कुछ और पीकर अपनी पूरी ताकत वापस न पाले। हैरी ने पूछा, कुछ और? जैसे कि पारस पत्थर का अमृत? फिरेंस ने सिर हिलाया। उसने बताया कि वो काली आकृति और कोई नहीं, वोल्डेमॉर्ट था। अब हैरी को सब कुछ समझ आ गया। स्नेप पत्थर नहीं चुरा रहा था, वो वोल्डेमॉर्ट की मदद कर रहा था। वोल्डेमॉर्ट, जो आधा अधूरा और कमजोर होकर उसी जंगल में छिपा था, पारस पत्थर का इंतजार कर रहा था ताकि वो फिर से जी उठे। खतरा उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा और असली था। अब ये सिर्फ पत्थर बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये वोल्डेमॉर्ट को वापस आने से रोकने की लड़ाई थी। चलिए किस्से की अगली कड़ी को जोड़ते हैं। निषिद्ध जंगल की उस भयानक रात के बाद हैरी सदमे में था। उसने जो देखा था वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था।
उसने वापस आकर रॉन और हरमाइनी को एक एक बात बताई, जख्मी यूनिकॉर्न, वो काली साय जैसी आकृति और सेंटोर फिरिंस की बातें। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वोल्डेमॉर्ट जिंदा है, वो जंगल में छिपा है और पारस पत्थर हासिल करके अपनी पूरी ताकत में वापस लौटना चाहता है। उन्होंने फैसला किया कि अब ये बात प्रोफेसर डम्बलडोर को बतानी ही होगी। ये बच्चों के बस की बात नहीं थी। वो तीनों सीधे डम्बलडोर के ऑफिस की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें प्रोफेसर मैगनगॉल मिली, जो बहुत जल्दी में लग रही थी। प्रोफेसर डम्बलडोर कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना बहुत जरूरी है, हैरी ने हाँफते हुए कहा। वो यहाँ नहीं है, पॉटर, मैगनगॉल ने कड़क आवाज में जवाब दिया। उन्हें कुछ ही देर पहले जादू मंत्रालय से एक जरूरी उल्लू आया है, उन्हें तुरंत लंदन जाना पड़ा है। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डम्बलडोर का यूं अचानक चले जाना कोई इत्तफाक नहीं हो सकता था। ये एक साजिश थी। किसी ने जानबूझकर उन्हें हॉगवर्ट्स से दूर भेजा था ताकि पत्थर को आसानी से चुराया जा सके, और ये काम आज रात ही होने वाला था। उन्हें समझ आ गया कि स्नेप बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो वापस कॉमन रूम में लौट आए। उनके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। वो क्या करें? किसी भी टीचर ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था। डम्बलडोर, जो उन पर भरोसा कर सकते थे, वो भी अब यहाँ नहीं थे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आज रात स्नेप पत्थर चुरा लेगा और उसे वोल्डेमॉर्ट को सौंप देगा। हमें खुद ही जाना होगा, हैरी ने आखिरकार कहा। रॉन और हरमाइनी उसकी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प भी था। हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, रॉन ने कहा। कभी नहीं, हरमाइनी ने उसकी बात का समर्थन किया। और इस तरह 3-11 साल के बच्चों ने दुनिया के सबसे खतरनाक जादूगर का सामना करने का फैसला कर लिया। उसी रात जब पूरा हॉगवर्ट्स गहरी नींद में सो रहा था, वो तीनों हैरी के अदृश्य चोगे के नीचे छिपकर चुपचाप ग्रिफिंडोर टावर से बाहर निकले। उनका मंजिल थी तीसरी मंजिल का वो गलियारा जहां जाने की सबको मनाही थी। दरवाज़ा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्हें गुर्राने की धीमी आवाज़ें आ रही थीं। फ्लफी, 3 सिरों वाला विशाल कुत्ता, जाग रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक और चीज़ दिखी। कमरे के कोने में एक वीणा हार्प रखी थी जो अपने आप बज रही थी। किसी ने उसे जादू से बजाकर छोड़ा था ताकि फ्लफी सोता रहे। इसका मतलब था कि स्नेप उनसे पहले ही अंदर जा चुका था। वीणा का संगीत धीमा पड़ रहा था। फ्लफी के गुर्राने की आवाज़ तेज होने लगी। हरमाइनी को याद आया कि हैग्रिड ने कहा था कि फ्लफी को संगीत सुनकर नींद आ जाती है। हैरी ने जेब से वो लकड़ी की बांसुरी निकाली जो हैग्रिड ने उसे क्रिसमस पर दी थी और उसे बजाने लगा। बांसुरी की धुन सुनते ही फ्लफी के तीनों सिरों की आंखें भारी होने लगीं। उसकी गुर्राहट जम्हाइयों में बदल गई और कुछ ही देर में वो जमीन पर ढेर होकर खर्राटे लेने लगा। उन्होंने देखा कि फ्लफी के नीचे एक ट्रैपडोर, चोर दरवाज़ा था। ये वही रास्ता था जो पत्थर तक जाता था। रॉन ने दरवाज़ा खोला। नीचे सिर्फ घुप अंधेरा था। उन्हें नहीं पता था कि नीचे क्या है या वो कितनी गहराई में गिरेंगे। अगर तुम दोनों वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, हैरी ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पागल हो क्या? रॉन ने कहा। हम तुम्हारे साथ हैं, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा। और फिर हैरी ने सबसे पहले उस अंधेरे में छलांग लगा दी। हैरी किसी सख्त ठंडी जमीन पर नहीं, बल्कि किसी नरम और अजीब सी चीज पर गिरा। वो इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि कोई चीज उसे नीचे खींच रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गीली रस्सी जैसी चीजों ने उसके पैरों को जकड़ लिया, फिर उसकी कमर को और फिर गर्दन को। ठीक उसी पल रॉन और हरमाइनी भी उसके बगल में आ गिरे। ये क्या है? रॉन घबराकर चिल्लाया, जैसे ही उन लताओं ने उसे भी जकड़ना शुरू किया। पता नहीं, कोई पौधा है, हैरी ने संघर्ष करते हुए कहा। चुप रहो, मुझे सोचने दो, हरमाइनी की आवाज़ आई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये शैतान का फंदा डेविल स्नेर है, हर्बोलॉजी की किताब में पढ़ा था। इसे अंधेरी और नम जगहें पसंद हैं। तो अब हम क्या करें? रॉन की आवाज़ में डर साफ था। लताएं अब उसके सीने तक पहुंच चुकी थीं। शांत रहो, हरमाइनी ने आदेश दिया। यही इसका राज है। अगर तुम शांत रहोगे और हिलोगे नहीं तो ये तुम्हें नहीं जकड़ेगा। संघर्ष करोगे तो ये तुम्हें और कस लेगा और मार डालेगा। हरमाइनी ने बोलना बंद कर दिया और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। वो शांत हो गई और पलक झपकते ही वो लताओं के बीच से फिसलकर नीचे गायब हो गई। हैरी ने भी ऐसा ही किया। ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि शरीर का हर हिस्सा चीख रहा था कि वो संघर्ष करे, लेकिन उसने हरमाइनी पर भरोसा किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत कर लिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लताओं की पकड़ ढीली पड़ रही है, और फिर वो भी हरमाइनी की तरह नीचे फिसल गया। वो एक ठंडे पत्थर के गलियारे में गिरा। हरमाइनी पहले से ही वहां खड़ी थी, लेकिन रॉन ऊपर से नहीं आया।
रॉन, क्या हुआ? हैरी चिल्लाया। मैं शांत नहीं हो पा रहा। ऊपर से रॉन की घबराई हुई आवाज आई। वो बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था और फंदा उसे और भी कसकर जकड़ता जा रहा था। हम क्या करें? हैरी ने हरमाइनी की तरफ मुड़कर पूछा। इसका एक और तोड़ है, हरमाइनी ने सोचते हुए कहा। शैतान के फंदे को धूप या आग से नफरत है। वो अपनी जेबें टटोलने लगी। काश मेरे पास जलाने के लिए लकड़ी होती। तुम पागल हो गई हो क्या? रॉन ऊपर से चीखा। तुम जादूगरनी हो या नहीं? ये सुनते ही हरमाइनी को जैसे सब याद आ गया। बिल्कुल। उसने अपनी छड़ी निकाली और एक मंत्र फुसफुसाया। ल्यूमोस सोलम। उसकी छड़ी से सूरज की रोशनी जैसी तेज और गर्म किरण निकली जो सीधी ऊपर पौधे की तरफ गई। रोशनी पड़ते ही पौधे की लताएं ऐसे छटपटाकर पीछे हटने लगीं जैसे उन्हें किसी ने जला दिया हो। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई और रॉन एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ नीचे आ गिरा। वो खांसता हुआ उठा। शुक्र है तुम दोनों का, उसने कहा। उन्होंने अपने ऊपर से धूल झाड़ी और उस ठंडे पत्थर के गलियारे में आगे बढ़े। अब वो हॉगवर्ट्स की जमीन के बहुत नीचे थे। उन्हें आगे एक और दरवाज़ा दिखा और उस दरवाजे के पार से पंखों के फड़फड़ाने जैसी एक अजीब धीमी आवाज आ रही थी। अगला खतरा उनका इंतजार कर रहा था। चलिए किस्से की अगली कड़ी को जोड़ते हैं। रॉन को संभालने के बाद वो तीनों उस पत्थर के गलियारे में आगे बढ़े। उनके सामने एक और भारी लकड़ी का दरवाज़ा था। हैरी ने जैसे ही उसे खोला, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ बहुत तेज हो गई। वो एक बहुत ऊंची छत वाले विशाल कमरे में थे और वो आवाज़ वो हज़ारों छोटी छोटी चमचमाती चाबियों की थी जो किसी झुंड की तरह छत के पास हवा में उड़ रही थीं। हर चाबी के छोटे छोटे फड़फड़ाते हुए पंख थे। कमरे की दूसरी तरफ एक और बड़ा दरवाज़ा था, लेकिन वो बंद था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब क्या? रॉन ने कहा। हमें ज़रूर इनमें से सही चाबी ढूंढनी होगी। हरमाइनी ने अपनी छड़ी निकाली। एलोहोमोरा, उसने ताले पर छड़ी तान कर कहा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ताला वैसे का वैसा ही बंद रहा। तो हमें इसे ढूंढना ही पड़ेगा, हैरी ने ऊपर उड़ती हुई चाबियों को देखते हुए कहा। लेकिन हजारों चाबियों में से एक को कैसे ढूंढा जाए? तभी उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच हवा में तैर रही एक पुरानी झाड़ू पर पड़ी। वो एक रेसिंग ब्रूम नहीं थी, बस एक साधारण पुरानी झाड़ू थी। ये मेरे लिए है, हैरी ने तुरंत कहा। मैं एक सीकर हूं। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे उस चाबी को ढूंढना था जो बाकियों से अलग हो। उसने उड़ती हुई चाबियों के झुंड को ध्यान से देखना शुरू किया। ज्यादातर चाबियां नई और चमकदार थीं, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पुरानी चांदी की चाबी पर पड़ी। वो बाकियों से थोड़ी बड़ी थी और उसका एक पंख मुड़ा हुआ और जख्मी लग रहा था, जैसे उसे पहले भी किसी ने पकड़ने की कोशिश की हो। वो रही, हैरी ने इशारा किया। वो चांदी वाली जिसका पंख टूटा हुआ है। तुम उसे पकड़ो, हैरी। हम दरवाजे के पास खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करते हैं, रॉन ने कहा। हैरी झाड़ू पर बैठा और एक किक के साथ हवा में उड़ गया। जैसे ही वो चाबियों के झुंड में घुसा, चाबियां उससे दूर भागने लगीं। उसने अपनी नज़र उस जख्मी पंख वाली चाबी पर जमाए रखी। वो बहुत तेज थी और आसानी से हाथ नहीं आ रही थी। हैरी को उसे पकड़ने के लिए अपनी सारी क्विडिच की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने एक तेज गोता लगाया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों में उस ठंडी धातु की चाबी को कसकर पकड़ लिया। उसे कामयाबी मिल गई थी, लेकिन जैसे ही उसने चाबी पकड़ी, बाकी सारी चाबियों का झुंड गुस्से में भिनभिनाने लगा। उन्होंने अपना रुख बदला और एक साथ हैरी पर हमला करने के लिए मुड़ी, जैसे हजारों नुकीले खंजर उसकी तरफ आ रहे हों। जल्दी करो हैरी, हरमाइनी नीचे से चिल्लाई। हैरी तेजी से नीचे उतरा, दरवाजे की तरफ भागा। चाबियों का झुंड ठीक उसके पीछे था। उसने कांपते हुए हाथों से ताले में चाबी घुमाने की कोशिश की। चाबी फंस रही थी। अंदर आओ, रॉन और हरमाइनी ने चिल्लाते हुए दरवाजे को खींचा। आखिरकार एक क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। वो तीनों जल्दी से दरवाजे के अंदर घुसे और उसे जोर से बंद कर दिया। ठीक उसी पल हजारों चाबियां दरवाजे की दूसरी तरफ आकर जोर जोर से टकराने लगीं। वो बाल बाल बचे थे। वो अब एक शांत और अंधेरे कमरे में थे। उन्हें कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिवाय अपनी तेज चलती सांसों के। अगली चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। चलिए किस्से की अगली कड़ी को जोड़ते हैं। चाबियों वाले कमरे से बचकर वो एक शांत और अंधेरे गलियारे में पहुंचे। जब उनकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई तो उन्होंने देखा कि वो एक विशाल कमरे के मुहाने पर खड़े हैं। ये कमरा किसी शतरंज की बिसात चेस बोर्ड की तरह बना हुआ था, जिसके काले और सफ़ेद चौकोर खाने जमीन पर थे और बिसात पर खड़े थे शतरंज के मोहरे। लेकिन ये साधारण मोहरे नहीं थे। वो पत्थर के बने हुए थे और इंसानों जितने बड़े थे। कमरे के दूसरे छोर पर एक और दरवाज़ा था,
लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं मोहरों के बीच से होकर जाता था। अब हमें क्या करना होगा? हरमाइनी ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज़ बड़े से कमरे में गूंज रही थी। साफ है, रॉन ने कहा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी। हमें इस बिसात को पार करना होगा। जैसे ही उन्होंने पहले सफ़ेद खाने पर कदम रखा, एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई। उनकी तरफ पीठ किए हुए पत्थर के मोहरे धीरे धीरे घूमे। उनके चेहरे नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें घूर रहे हों। लगता है हमें खेलकर ही दूसरी तरफ जाना होगा, रॉन ने कहा, जो उन तीनों में शतरंज का सबसे माहिर खिलाड़ी था। ये एक भयानक विचार था। ये सिर्फ शतरंज का खेल नहीं था, ये जादूगरों का शतरंज, विज़र्ड्स चेस था, जहां मोहरे सच में एक दूसरे से लड़ते थे और हारे हुए मोहरे को बेरहमी से तोड़ देते थे। रॉन ने गहरी सांस ली और कमान संभाली। ठीक है हैरी, तुम उस काले बिशप ऊंट की जगह ले लो। हरमाइनी, तुम उस रूख हाथी की जगह खड़ी हो जाओ और मैं नाइट घोड़ा बनूंगा। उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली। अब वो उस जानलेवा खेल का हिस्सा थे। रॉन ने सफ़ेद मोहरों को चुनौती दी और खेल शुरू हो गया। रॉन ने बहुत ही शानदार ढंग से खेल को निर्देशित किया। वो हर चाल बहुत सोच समझकर चल रहा था। हर बार जब वो किसी सफ़ेद मोहरे को मारते तो उनका पत्थर का मोहरा आगे बढ़ता और दुश्मन के मोहरे को जोरदार वार से तोड़कर बिसात से बाहर फेंक देता। पत्थर के टूटने की भयानक आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वो धीरे धीरे बिसात के उस पार पहुंच रहे थे, लेकिन सफ़ेद मोहरे भी बहुत चालाक थे। उन्होंने रॉन के कई मोहरों को तोड़ दिया था। अब बिसात पर बहुत कम मोहरे बचे थे। खेल एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां जीत बस कुछ ही चालों की दूरी पर थी। लेकिन रॉन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बिसात को ध्यान से देखा। सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे हैरी यानी राजा का बिशप सफ़ेद राजा को शह और मात चेकमेट दे सकता था। लेकिन उस रास्ते को खोलने के लिए रॉन को अपने मोहरे यानी घोड़े को कुर्बान करना था। उसे सफ़ेद रानी के सामने आना था। रॉन, नहीं! हैरी चिल्लाया। जैसे ही वो समझ गया कि रॉन क्या करने जा रहा है। कोई और रास्ता होगा, यही एकमात्र रास्ता है हैरी, रॉन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। तुम्हें आगे बढ़ना है, स्नेप को रोकना है। और ये कहकर रॉन ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। सफ़ेद पत्थर की रानी धीरे धीरे घूमी। उसने अपनी पत्थर की बाँह उठाई और पूरी ताकत से रॉन के सिर पर वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ। रॉन हवा में उछला और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रॉन! हरमाइनी चीख पड़ी और उसकी तरफ भागने लगी। मत हिलना! हैरी चिल्लाया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम अपनी जगह से हिली तो हम हार जाएंगे। आंखों में आंसू लिए हैरी ने कांपते हुए कदमों से अपनी चाल चली। वो 3 खाने तिरछा चला। शह और मात। सफ़ेद राजा ने अपनी तलवार गिरा दी। खेल खत्म हो चुका था। वो जीत गए थे। जैसे ही जीत हुई, बाकी बचे सफ़ेद मोहरे झुक गए और उन्होंने रास्ता दे दिया। हैरी और हरमाइनी तुरंत रॉन की तरफ भागे। वो बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। अब क्या करें? हैरी ने घबराकर पूछा। तुम आगे बढ़ो, हरमाइनी ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं यहीं रुककर रॉन को देखती हूँ और डंबलडोर को उल्लू भेजने की कोशिश करती हूँ। तुम अकेले ही स्नेप को रोक सकते हो। जल्दी जाओ हैरी। हैरी झिझका। वो अपने दोस्तों को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि हरमाइनी सही कह रही है। समय बहुत कम था। रॉन की कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए थी। एक आखिरी नज़र अपने बेहोश दोस्त पर डालकर हैरी उठा और अगले दरवाजे की तरफ अकेला चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि आगे क्या है, लेकिन वो जानता था कि अब उसे इसका सामना अकेले ही करना होगा। चलिए किस्से की अगली कड़ी को जोड़ते हैं। हैरी ने कांपते हुए अगला दरवाज़ा खोला। वो अब बिल्कुल अकेला था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि दरवाजे के उस पार स्नेप उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन कमरे में स्नेप नहीं था। वहां कोई नहीं था। वो एक अजीब से कमरे में था। बीच में एक मेज़ रखी थी जिस पर 7 अलग अलग आकार की बोतलें एक कतार में रखी थीं। उनमें अलग अलग रंग के तरल पदार्थ थे। कमरे में 2 दरवाजे थे, -1 जिससे वो आया था और एक ठीक सामने, लेकिन दोनों दरवाजों के रास्ते में आग की लपटें थीं। एक दरवाजे पर बैंगनी आग थी और सामने वाले पर काली आग। मेज़ पर एक कागज़ का टुकड़ा भी रखा था। उस पर एक पहेली लिखी थी। पहेली में बताया गया था कि इन 7 बोतलों में से 3 में जहर है, 2 में साधारण वाइन, 1 बोतल का तरल उसे सुरक्षित वापस बैंगनी आग से ले जाएगा और एक उसे आगे काली आग के पार ले जाएगी। हैरी का दिल डूब गया। ये ताकत या बहादुरी का इम्तिहान नहीं था, ये तर्क और बुद्धि की पहेली थी। अगर हरमाइनी यहाँ होती तो वो इसे चुटकियों में सुलझा देती, लेकिन उसे ये अकेले ही करना था।
स्नैप को ये पहेली सुलझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा, वो पोशंस का मास्टर था। हैरी ने कागज उठाया और पहेली को बार बार बहुत ध्यान से पढ़ा। उसने हर पंक्ति का मतलब समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने सुरागों को जोड़ना शुरू किया। उसने तर्क लगाकर पहले जहर की बोतलों को पहचाना, फिर वाइन को। अब मेज पर सिर्फ 2 बोतलें बची थीं। पहेली की आखिरी पंक्तियों ने उसे जवाब दिया। सबसे छोटी बोतल उसे काली आग से आगे ले जाएगी और गोल वाली बोतल उसे बैंगनी आग से वापस ले जाएगी। उसने सबसे छोटी बोतल उठाई। उसमें सिर्फ एक घूंट तरल था, इतना ही कि बस एक इंसान आगे जा सके। अब वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकता था। उसे आगे ही बढ़ना था। जो भी खतरा था उसका सामना अकेले ही करना था। उसने एक पल के लिए रॉन और हरमाइनी के बारे में सोचा, उनकी दोस्ती और बहादुरी के बारे में। एक गहरी सांस ली और बोतल का सारा तरल एक ही घूंट में पी गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर बर्फ भर गई हो। एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने आंखें बंद की और सीधे सामने वाली काली आग की लपटों के बीच से गुजर गया। आग ने उसे छुआ तक नहीं, वो उसके शरीर के चारों ओर से ऐसे गुजर गई जैसे कोई ठंडा झोंका हो। वो आखिरी कमरे में था। ये कमरा भी काफी बड़ा और खाली था, सिवाय एक चीज के। कमरे के ठीक बीचों बीच एरिस्ट का आईना रखा हुआ था और आईने के सामने एक परछाई खड़ी थी जिसकी पीठ हैरी की तरफ थी। वो स्नेप नहीं था। उस आदमी ने अपनी पगड़ी उतारी। जैसे ही वो पलटा, हैरी की सांसें अटक गईं। वो कोई और नहीं बल्कि हॉगवर्ट्स का सबसे डरपोक और हकलाने वाला टीचर था। वो प्रोफेसर क्विरेल था। चलिए किस्से की अगली कड़ी को जोड़ते हैं। हैरी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। प्रोफेसर क्विरेल, वो हकलाने वाला सबसे डरपोक टीचर जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आप? हैरी की आवाज़ मुश्किल से निकली। मैंने सोचा था, स्नैप। हाँ, स्नैप, क्विरेल ने हंसते हुए कहा, और हैरी ये देखकर चौंक गया कि उसका हकलाना पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी आवाज़ ठंडी और तेज थी। स्नैप को देखकर कौन नहीं सोचेगा। वो क्विडिच मैच में मेरे रास्ते में आ गया था। अगर वो लगातार काउंटरकर्स नहीं कर रहा होता तो मैं तुम्हें तुम्हारी झाड़ू से बहुत पहले गिरा चुका होता। तो ये क्विरेल था। स्नैप उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन स्नेप ने मुझसे नफरत क्यों की? हैरी ने पूछा। उसने तुम्हारे पिता से नफरत की थी, पॉटर। वो स्कूल में दुश्मन थे, क्विरेल ने लापरवाही से कहा। अब इन सब बातों को छोड़ो। मुझे बस एक चीज़ चाहिए जो इस आईने में छिपी है, और मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद करने वाले हो। ये कहकर क्विरेल ने अपनी पगड़ी खोलनी शुरू कर दी। पगड़ी का कपड़ा गिरता गया, और जब पगड़ी पूरी तरह खुल गई तो हैरी ने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक नज़ारा था। क्विरेल के सिर के पिछले हिस्से में एक और चेहरा था। एक भयानक चाक जैसा सफ़ेद चेहरा जिसकी आंखें दहकती हुई लाल थीं और नाक की जगह सांपों जैसी 2 पतली झिरियां थीं। हैरी पॉटर, वो चेहरा एक सर्द, फुसफुसाती हुई आवाज़ में बोला। हम आखिरकार मिल ही गए। वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट था। देखो मैं क्या बन गया हूँ, वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ आई। किसी और के शरीर में रहने वाला एक परजीवी। लेकिन पारस पत्थर मुझे मेरा अपना शरीर वापस दे सकता है। उसे मेरे लिए हासिल करो, हैरी। क्विरेल वोल्डेमॉर्ट के आदेश पर हैरी को घसीटकर आईने के सामने ले आया। आईने में देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। हैरी ने डरते डरते आईने में देखा। उसने पहले तो अपना ही डरा हुआ अक्स देखा, लेकिन फिर आईने वाले हैरी ने मुस्कुराकर अपनी जेब में हाथ डाला और एक खून की तरह लाल चमकता हुआ पत्थर निकाला। आईने वाले हैरी ने आंख मारी और उस पत्थर को वापस अपनी जेब में रख लिया। और ठीक उसी पल हैरी को अपनी असली जेब में कुछ भारी महसूस हुआ। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई। उसे झूठ बोलना था। मुझे दिख रहा है कि मैं अपने स्कूल का कैप्टन बना हुआ हूं और हाउस कप जीत रहा हूं। झूठ बोल रहा है, वोल्डेमॉर्ट की तेज आवाज आई। ये मुझसे झूठ बोल रहा है। इसे पकड़ो। क्विरेल हैरी की तरफ झपटा और उसका गला पकड़ लिया। हैरी के माथे के जख्म में एक भयानक जलन वाला दर्द उठा। लेकिन ठीक उसी पल एक और अजीब चीज हुई। जैसे ही क्विरेल के हाथों ने हैरी की त्वचा को छुआ, उसके हाथ ऐसे जलने लगे जैसे किसी ने उन पर पिघला हुआ लोहा डाल दिया हो। वो दर्द से चीखा और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी उंगलियों पर भयानक फफोले पड़ गए थे। वोल्डेमॉर्ट चिल्लाया, उसे पकड़ो। बेवकूफ, उसे पकड़ो। क्विरेल ने फिर से हैरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जहां जहां वो हैरी को छूता उसकी त्वचा जलकर राख होने लगती। हैरी को समझ आ गया, उसका स्पर्श क्विरेल को जला रहा था। यह एक ऐसा जादू था जिसे वोल्डेमॉर्ट समझ नहीं पा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए हैरी ने एक ऐसा काम किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से क्विरेल का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया।
क्विरेल की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसकी त्वचा जलने लगी, पिघलने लगी। वोल्डेमॉर्ट, बस मार डालो उसे, चीखता रहा। और फिर क्विरेल का शरीर राख के ढेर में बदल गया। जमीन पर सिर्फ उसके कपड़े और पगड़ी पड़ी थी। पत्थर हैरी की जेब में सुरक्षित था। वो जीत गया था। लेकिन तभी राख के ढेर से एक काला साया उठा। वो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा थी। वो साया हवा में घूमा और फिर पूरी रफ्तार से हैरी की तरफ आया। वो सीधे हैरी के शरीर के आर पार हो गया। हैरी को अपने जीवन का सबसे भयानक दर्द महसूस हुआ, जैसे उसके दिमाग में कोई कील ठोक रहा हो। उसे लगा उसका सिर फट जाएगा। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चलिए किस्से की अगली कड़ी को जोड़ते हैं। जब हैरी की आंखें खुलीं तो उसे सबसे पहले एक सफ़ेद छत दिखी। वो कुछ देर तक समझ नहीं पाया कि वो कहाँ है। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और सिर भारी था। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा, माइनस क्विरेल, पगड़ी के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा, जलती हुई त्वचा और आखिर में वो भयानक दर्द। वो हॉगवर्ट्स के हॉस्पिटल विंग में था। उसके बिस्तर के पास एक मेज थी जो कैंडी, चॉकलेट फ्रॉग्स और शुभकामनाओं के कार्ड से भरी हुई थी। तभी दरवाज़ा खुला और प्रोफेसर डम्बलडोर अंदर आए। वो मुस्कुरा रहे थे। गुड आफ्टरनून हैरी, उन्होंने कहा। दोस्तों और प्रशंसकों की तरफ से मिले तोहफे देखकर अच्छा लगा। सर पत्थर, हैरी तुरंत उठने की कोशिश करते हुए बोला। क्विरेल, उसने पत्थर ले लिया। वोल्डेमॉर्ट, शांत हो जाओ हैरी, डम्बलडोर ने उसे आराम से लिटाते हुए कहा। तुम बहुत कमज़ोर हो। प्रोफेसर क्विरेल को पत्थर नहीं मिला। तो फिर वो कहाँ है? सर मैं। हैरी प्लीज शांत हो जाओ, वरना मैडम पॉम्फ्रे मुझे बाहर निकाल देंगी, डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। जब तुम बेहोश हुए ठीक उसी वक्त मैं वहां पहुंच गया था। मैंने क्विरेल को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक तुम उसे खुद ही रोक चुके थे। आप वहां कैसे पहुंचे? मुझे मंत्रालय में एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत वापस हॉगवर्ट्स के लिए निकला और ठीक समय पर तुम्हें बेहोश पाने के लिए वहां पहुंच गया। तो आप ही थे जिसने मुझे बचाया। वो मैं था जिसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला, डम्बलडोर ने उसे सुधारा। तुम्हें बचाने का काम तो तुम कई घंटे पहले ही कर चुके थे। हैरी हैरान था। मैं समझ नहीं पा रहा सर। क्विरेल मुझे छू तक नहीं पा रहा था। मेरे छूते ही उसका शरीर जलने लगा था। ऐसा क्यों? डम्बलडोर ने एक पल के लिए हैरी को बहुत प्यार से देखा। तुम्हारी माँ हैरी, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अगर दुनिया में कोई चीज़ है जिसे वोल्डेमॉर्ट समझ नहीं सकता तो वो है प्यार। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान किया तो उनका प्यार तुम्हारे लिए एक कवच बन गया। वो प्यार तुम्हारी त्वचा में, तुम्हारे खून में बस गया। क्विरेल जो नफरत, लालच और महत्वाकांक्षा से भरा था और जिसके शरीर को वोल्डेमॉर्ट साझा कर रहा था, वो तुम्हें छू नहीं सकता था। उसे उस प्यार को छूने में असहनीय दर्द हो रहा था। तो पारस पत्थर का क्या हुआ सर? मैंने और मेरे दोस्त निकोलस फ्लैमेल ने बात की है, डम्बलडोर ने कहा। हमने फैसला किया है कि पत्थर को नष्ट कर देना ही सबसे अच्छा है। लेकिन फिर तो फ्लैमेल और उनकी पत्नी मर जाएंगे। उनके पास इतना अमृत है कि वो अपने सारे काम निपटा सके, और फिर वो दोनों एक अच्छी लंबी जिंदगी के बाद मौत को अगले महान साहसिक कार्य की तरह गले लगा लेंगे, डम्बलडोर ने शांति से कहा। रही बात वोल्डेमॉर्ट की, तो वो भाग गया है। वो अभी भी कहीं बाहर है, बिना शरीर के। वो वापस आएगा, लेकिन शायद तब तक तुम उससे लड़ने के लिए और तैयार हो चुके होगे। हैरी ने सिर हिलाया। आखिरकार उसे सारे जवाब मिल गए थे। जब डम्बलडोर चले गए तो कुछ ही देर बाद दरवाज़ा फिर खुला। रॉन और हरमाइनी अंदर आए। वो दोनों ठीक थे। हरमाइनी दौड़कर हैरी के गले लग गई और रॉन थोड़ा असहज सा खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। हैरी, हमें लगा तुम। हरमाइनी की आवाज़ भर आई। मैं ठीक हूँ, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों की वजह से। खतरा टल चुका था। उन्होंने मिलकर वोल्डेमॉर्ट को एक बार फिर रोक दिया था। पत्थर सुरक्षित था और सबसे बड़ी बात, वो तीनों दोस्त एक साथ थे। स्कूल का साल अब अपने अंत पर था और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय था कि वो जो भी होगा उसका सामना एक साथ करेंगे। चलिए किस्से के अंतिम भाग को पूरा करते हैं। अस्पताल के कमरे में बिताए कुछ और दिनों के बाद हैरी पूरी तरह ठीक हो गया। वो अपने दोस्तों से मिला और उन्होंने मिलकर साल के आखिरी दिनों का आनंद लिया। आखिरकार एंड ऑफ ईयर फीस्ट, साल के अंत का भोज का दिन आ ही गया। जब वो ग्रेट हॉल में पहुंचे तो उनका दिल थोड़ा बैठ गया। पूरा ग्रेट हॉल स्लीदरिन के हरे और चांदी के रंगों से सजा हुआ था। लगातार 7वीं बार स्लीदरिन हाउस कप जीतने वाला था। स्लीदरिन की टेबल पर जश्न का माहौल था, जबकि ग्रिफिंडोर की टेबल पर उदासी छाई हुई थी। खाने के अंत में प्रोफेसर डम्बलडोर अपनी जगह पर खड़े हुए।
उनकी आंखों में एक खास चमक थी। एक और साल खत्म हुआ। उन्होंने कहा, हाउस कप देने से पहले मुझे कुछ आखिरी अंक देने हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले डंबलडोर ने कहा, हॉगवर्ट्स में कई सालों में खेली गई शतरंज की सबसे बेहतरीन बाजी के लिए मैं 50 अंक रॉन वीजली को देता हूं। ग्रिफिंडोर के टेबल पर जोरदार तालियां बजी। रॉन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दूसरे डंबलडोर ने आगे कहा, आग की लपटों के सामने ठंडे दिमाग और तर्क का शानदार इस्तेमाल करने के लिए मैं 50 अंक हरमाइनी ग्रेंजर को देता हूं। हरमाइनी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया, लेकिन हैरी और रॉन को पता था कि वो बहुत खुश है। ग्रिफिंडोर की टेबल पर शोर और भी बढ़ गया और तीसरे डंबलडोर की आवाज़ गूंजी, असाधारण साहस और हिम्मत दिखाने के लिए मैं 60 अंक हैरी पॉटर को देता हूं। अब तो जैसे हॉल में तूफान आ गया। हर तरफ से हैरी हैरी की आवाज़ें आने लगीं। हैरी को लगा जैसे उसका दिल खुशी से फट जाएगा। जब शोर थोड़ा कम हुआ तो हरमाइनी ने जल्दी से हिसाब लगाया। ग्रिफिंडोर और स्लीदरिन दोनों के 472 अंक थे। वो बराबरी पर थे। डंबलडोर ने अपना हाथ उठाया और हॉल फिर से शांत हो गया। लेकिन उन्होंने कहा, साहस कई तरह का होता है। अपने दुश्मनों के सामने खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन अपने दोस्तों के सामने खड़े होने के लिए उससे भी ज्यादा हिम्मत चाहिए। इसलिए मैं 10 अंक नेविल लॉन्गबॉटम को देता हूं। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। नेविल, जो अपनी कुर्सी पर लगभग जम गया था, हैरान और खुश था, और ग्रिफिंडोर की टेबल पर जो हंगामा हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 50 अंकों से पीछे होने के बाद सिर्फ 10 अंकों से उन्होंने हाउस कप जीत लिया था। डंबलडोर ने ताली बजाई और एक ही पल में छत से लटकते हरे और चांदी के बैनर बदलकर लाल और सुनहरे हो गए। शेर का निशान हर जगह नजर आने लगा। स्लीदरिन की टेबल पर मातम छा गया। ड्रेको मैल्फॉय का चेहरा ऐसा था जैसे उसे किसी ने श्राप दे दिया हो। वो हैरी की जिंदगी का सबसे अच्छा पल था। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब उन्हें हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़कर वापस घर जाना था। प्लेटफॉर्म पर उन्होंने हैग्रिड को अलविदा कहा, जिसने हैरी को लेदर की एक किताब तोहफे में दी जिसमें उसके माता पिता की मुस्कुराती हुई तस्वीरों का एक एल्बम था। ट्रेन में बैठते हुए हैरी ने रॉन और हरमाइनी को देखा। ये सफ़र उस सफ़र से कितना अलग था जब वो पहली बार हॉगवर्ट्स आया था, माइनस अकेला, डरा हुआ और अनिश्चित। अब उसके पास दोस्त थे, एक घर था जहां वो वापस लौटना चाहता था। ये गर्मी की छुट्टियां शायद प्राइवेट ड्राइव में डर्सली परिवार के साथ ही बीतने वाली थीं, लेकिन हैरी को अब उतना बुरा नहीं लग रहा था। उसे पता था कि वो अब अकेला नहीं है। छुट्टियां खत्म होंगी और वो वापस आएगा अपने असली घर में, और वो घर था माइनस हॉगवर्ट्स।